और वहां से सीधे आधे घंटे में आपके कार्यक्रम में आया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अपना अनुभव बताना चाहूंगा। क्योंकि आप किसी राज परिवार से नहीं है, आपके माता पिता किसी बड़े घराने से नहीं है, तो मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि आज आपके सर ने मेरा तो बहुत लंबा परिचय दिया, लेकिन खैर हम लोग अभी बहुत कुछ करना है। हम लोग मानते हैं अभी हमने शुरुआत किया है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आज जो आप एक एमएलए के रूप में मुझे देख रहे हैं, इस झारखंड के राजनीति में एक विधायक के रूप में हो, लेकिन आज भी अगर आप मेरे बारे में जाने तो मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूं जिस बैकग्राउंड से में आने से पहले मैं एमएलए था। मेरे पिताजी का देहांत जब हुआ था, उस समय झारखंड अलग राज्य आंदोलन बहुत पीक टाइम था, 80-85 का वो टाइम था, और काफी नाकाबंदी हुआ करती थी। पुलिस के साथ हमेशा आमना सामना होता था आंदोलनकारियों का। उसी क्रम में एक लाठी हमारे पिताजी के सर पे लगी थी। उन्होंने घर में किसी को बताया नहीं, भविष्य में जाकर वो ब्रेन ट्यूमर बनने का काम हुआ। और जब मेरी आयु लगभग 2 साल के आसपास थी, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दोनों का डेथ हो गया था। यानी एक ही साल 3-4 महीना के अंतराल में मेरे पिताजी भी और मेरे दादाजी दोनों इस दुनिया के छोड़ के चले गए। और हमारे गांव देहात में एक कहावत है, पता नहीं रांची वाले समझेंगे कि इस कहावत को, हमारे धनबाद बोकारो में कहावत है कि जय घारे मरद न से घारे भरद न। यानी लगभग, चूंकि पिताजी का भी मेरा डेथ हो गया था, मेरा दादाजी का भी डेथ हो गया था, तो उस घर में मैंने पुरुष अब कोई नहीं। मेरी माँ भी विधवा हो चुकी थी, मेरी दादी भी विधवा हो चुकी थी। हाँ, मेरे एक चाचा है, अभी भी जिंदा है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि उनके दोनों आंखें जन्म से नहीं है, मैंने जन्मान दे सुरदास है। तो इसीलिए कहावत है कि भाई गांव देहात में कि जय घारे मरद ना हो से घारे बरद हो ना, क्योंकि हार के जो तो। और हम लोग जिस परिवार से आते हैं, मूल रूप से खेती बाड़ी करने वाला परिवार। हमारी माँ का उस समय उम्र मात्र 28 साल था, और उससे भी बड़ा दुख का बात क्या था कि जो मेरा छोटा भाई था वो माँ के कोख में था। मैंने दुख खत्म ही नहीं हो रहा। पिताजी एक साल उसी साल डेथ कर गए, दादाजी उसी साल डेथ कर गए, अगर चाचा भी है तो दोनों आंख उसका नहीं है, और छोटा भाई दुनिया में आया नहीं हो तो 4 या 5 महीना माँ के पेट में ही है। तो सोच के देखिए, उस परिस्थिति में मेरा परवरिश हुआ। लगभग पूरे 25 साल तक मैंने देखा अपनी माँ को हर उस काम को करते हुए जो एक पुरुष करता है, केवल हल चलाते हुए नहीं। क्योंकि हमारे समाज में ये मान्यता है कि एक स्त्री हल का बूटा को नहीं पकड़ सकती है। अगर ये बाध्यता नहीं होती तो शायद मैं अपनी माँ को देखता कि वो हल भी चला लेती। बाकी हर वो काम को मैंने अपने माँ को करते हुए देखा जो एक पुरुष कर सकता है। और आज बिल्कुल मेरा यहाँ आना एक आश्चर्यचकित घटना है कि जरा मातो, जब हम पहली बार गिरिडीह जिला के दिशा की मीटिंग को अटेंड करने गए थे, उस मीटिंग में उस जिला के सभी विधायक होते हैं। गिरिडीह जिला के 6 विधायक, कोडरमा के सांसद, गिरिडीह के सांसद, और उस जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे आईएएस रहे, आईपीएस रहे, सभी मीटिंग में आते हैं। उस मीटिंग का नाम दिशा है। जब मीटिंग खत्म हो गई तो उस समय जो जिला के उपायुक्त थे नमन लकड़ा, जो आपके रांची के ही है, नमन जी हमारे सामने आए। उन्होंने एक ही सवाल किया कि हु इज जयराम महतो। सब चले गए, हमको बैठा के पूछे कि भाई कैसे। राजनीति में जो भी आता है एक बैकग्राउंड को लेकर आता है, एक बहुत बड़ा सिस्टम को लेकर आता है, एक बहुत बड़ी परिपाटी को लेकर आता है, आप उसको तोड़कर कैसे आ गए यहाँ तक। क्या सर, हमको भी आइडिया नहीं, बस अचानक से हम यहाँ तक आए। तो हम कहना ये चाहते हैं प्यारे बच्चों की जिंदगी में हर किसी को एक मौका मिलता है, हर किसी को। अब सवाल ये है कि जब आपको वो मौका मिलेगा उस दिन आपकी तैयारी कैसी है। कोई नहीं, यहाँ जितने भी बच्चे आप बैठे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और सपने भी देखिए, बड़ा से बड़ा सपना देखिए। अगर सपने सच नहीं होते हैं तो आज मैं आपके बीच एक राज्य के एमएलए के रूप में बिल्कुल नहीं आता। सपने सच होते हैं, आप उन सपनों को देखिए और उसके लिए मेहनत करिए, क्योंकि जिस दिन आपको मौका मिलेगा, ये दुनिया आप चाहे जिस रूप में उसे माने, ईश्वर के रूप में माने, अल्लाह के रूप में माने, प्रकृति के रूप में माने, आप जिस रूप में उसे मानते हैं, आपको एक मौका देगा, एक अपॉर्चुनिटी आपको देगा। अब सवाल यह है कि जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा
जिस दिन आपको मौका मिलेगा आप उस दिन के लिए कितना तैयार हैं। इसलिए तैयारी आपकी आज से होनी चाहिए, और मैं देख पा रहा हूं आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और ये निसंदेह आपकी जो ये तैयारी है एक दिन निसंदेह रंग लाएगी। और एक बात मेरे बच्चों, मैं अक्सर कहता हूं कि आज जो समय आपको मिला है इस समय का सदुपयोग करिए। ये मौके, ये समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये जो अभी समय आपको मिला है इस समय को आपको भुनाना है, इस समय को आपको बनाना है। ये मौके, ये समय आपको बार बार नहीं मिलेंगे। आज आप जाके देखिए, आपके माता पिता भी आपके साथ आए हैं। आप अपने माता पिता से पूछिए, आज उन्हें भी अगर हमें लगता है कि हम लोग मिडिल क्लास परिवार के बच्चे हैं, लगभग 70 से 80% माता पिता ऐसे हैं जो शायद अपने सपनों से कंप्रोमाइज कर चुके हैं। इसलिए कंप्रोमाइज कर चुके हैं कि शायद उनका जब समय था, जैसे आज आपका समय है, जब उनका समय था तो शायद उनको कोऑपरेट नहीं मिला होगा उनके परिवार से। उनके माता पिता, जैसा आज आपके माता पिता आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको विद्यालय भेज रहे हैं, आपकी हर एक जरूरत की चीजों को पूरा कर रहे हैं। आपको किताबें चाहिए, किताबें हाजिर, आपको पुस्तकें, आपको बैग चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको जो भी सामग्री चाहिए, जो भी सामान आपको चाहिए वो हाजिर हो जा रही है। लेकिन आपके माता पिता से पूछिए, जब वो आपके जैसे थे, जब उनके पास मौका था अपने सपनों को गढ़ने का, लेकिन शायद वो अपने सपनों को गढ़ नहीं पाए क्योंकि उनके माता पिता का सहयोग उनको नहीं मिला है। इसलिए आप जितने भी छोटे छोटे भाई बहन जो आज इस विद्यालय में पढ़ाई करने आए हैं, एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि आज जो आप इस विद्यालय में आए हैं वो केवल आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं, आप अपने साथ साथ अपने माता पिता के उन अधूरे सपनों को भी पूरा करने के लिए आए हैं जिन्होंने अपने समय में देखा था। आप केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं कि हमें बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, हमें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, हमें बड़ा होकर वकील बनना है, हमें बड़ा होकर आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, हमें बीडीओ बनना है, हमें सीओ बनना है। आप केवल अपने सपने को पूरा करने नहीं आए हैं, आप अपने माता पिता के अधूरे सपनों के भार को भी लेकर आए हैं। चूंकि हमने देखा अभी आप लोग जो प्रस्तुति कर रहे थे उसमें सभी खिलाड़ी थे, तो चूंकि आप खेल को समझते हैं तो हमें खेल से ही आपको उदाहरण देंगे। और चूंकि अभी T20 का वर्ल्ड कप भी हो रहा है, हम क्रिकेट से उदाहरण देंगे आपको। अभी आज के जमाने में आप विराट कोहली को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, रोहित शर्मा को जानते हैं, सूर्य कुमार को जानते हैं, लेकिन आज से ठीक एक दशक पहले भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी थे और उनके बाद एक खिलाड़ी आता था, उसका नाम था राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की लोग चर्चा नहीं करते, विशेषकर छोटे बच्चे। आप लोग इस बात को सुनिएगा, जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, चाहे वो 6ठी क्लास में है, 10वीं में है या जो क्लास में है, राहुल द्रविड़ का कभी नाम उतना हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि सचिन का नाम इतना बड़ा था कि राहुल द्रविड़ को हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। और राहुल द्रविड़ कभी अपने जीवन में वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। सचिन ने तो जैसे तैसे 2011 में वर्ल्ड कप जीता और अलविदा कहा क्रिकेट को, लेकिन राहुल द्रविड़ कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। अनुमान कोई भी जब खिलाड़ी होता है, अगर वो खेलता है, चाहे क्रिकेट खेले, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया अरुणिमा सिन्हा का, आपने और 2 खिलाड़ियों को उदाहरण दिया, उन्होंने किसी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया तो किसी ने गोल्ड मेडल लिया। तो ठीक उसी प्रकार खेल में अगर कोई खिलाड़ी होता है तो उसका ख्वाब होता है कि वर्ल्ड कप को जीते, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो या कबड्डी हो। लेकिन राहुल द्रविड़ ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए, जैसे आपके माता पिता। जाहिर सी बात, अब यहां से तो ये कोई नौकरी या कोई जॉब या तो कोई ड्रीम अपना पाले नहीं है। तो राहुल द्रविड़ जब रिटायरमेंट ले लिया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंडियन टीम के कोच की कमान को संभाला। राहुल द्रविड़ एक खिलाड़ी के रूप में इंडिया को कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता पाए। अब क्या हुआ, वो एक कोच बन गए टीम इंडिया के, और 2004 यानी इससे पहले जो वर्ल्ड कप था, एक कोच के रूप में राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताया। इसका मतलब ये होता है सपने ट्रांसफर हो जाते हैं, सपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी जो सपने आपके माता पिता ने देखे थे शायद उन्होंने पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उन सपनों को आप पूरा करें। आपके माता पिता अब खिलाड़ी नहीं रहे, वो कोच बन चुके हैं, अब खिलाड़ी आप हैं, और उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में आपको उन सपनों को पूरा करना है जो उन्होंने अपने समय में देखा था। इसलिए और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी प्यारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आए हैं, क्योंकि आप यहाँ समय देते हैं, यहाँ आप 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठते हैं, हम मानते हैं, भले आप नहीं बताएं,
पढ़ाई लिखाई जो होता है, चाहे कोई भी काम रहे जिसको आप लगातार 6 घंटा 8 घंटा करते हैं, थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। आपको भी लगता होगा, लेकिन आप बताना नहीं चाहते क्योंकि आपके सर लोग साथ में हैं, तो आपको लगे कि सर लोग डांटे नहीं। हर किसी को ऐसा लगता है कि भाई रोज 6 घंटा एक ही बेंच में बैठना, एक ही ब्लैक बोर्ड को देखना, वही सर रोज आते हैं, वही सर लिखाते हैं। तो कभी कभी ये चीजें आपको लगता होगा कि शायद हम उब रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दुनिया के एक बहुत बड़े मुक्केबाज थे, उनका नाम था मोहम्मद अली। वो कहते थे कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के सेशन से बड़ी एलर्जी होती है, लेकिन मुझे मालूम है कि यदि आज मैंने इस ट्रेनिंग का सामना कर लिया तो आने वाला जो दिन होगा मेरा, वो एक चैंपियन की तरह बीतेगा। तो आज जो आप आए हैं ना, वो ट्रेनिंग सेशन है, एक अभ्यास का समय है। आप इस अभ्यास में जितना निपुण होंगे, आने वाला समय आपके लिए उतना ही चैंपियन बन के आप सामने आएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसलिए आप आज जो समय आपको मिला है, इसे बिल्कुल भी गंवाइए मत, क्योंकि ये बहुत ही बेशकीमती समय है। और कहते हैं कि आज शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो सही मायने में हमारी आज की परिस्थिति है उसको बदल सकती है। आप अभी अरुणिमा सिन्हा का पाठ आप सबों ने किया एक एक्ट के माध्यम से, आपने पढ़ा होगा या फिर उसके बारे में जाना होगा कि किस प्रकार से वह ट्रेन में सफर कर रही थी। और शायद उस समय हमें लगता है उसका जो ड्रीम था वो शायद एक सीआईएसएफ या कोई भी डिफेंस लाइन की तैयारी करना था। लेकिन जब ट्रेन में वो जाती है, कुछ चोर उसके सामने आते हैं, उसके गले में शायद कोई चेन था, उसे छीनने का प्रयास करते हैं और उसी क्रम में उसको धक्का दे देते हैं। वो ट्रेन से नीचे गिर जाती है, उसके दोनों पांव कट जाते हैं। 3-4 दिन बाद या फिर काफी दिनों के बाद जब उसको होश आता है दिल्ली के एक अस्पताल में, और वो देखती है कि मेरे दोनों पांव कटे हुए हैं, तो रोते 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 अपने आप से एक ही कहती है कि यदि आज मैं जिंदा हूं तो इतिहास बनाने के लिए जिंदा हूं। और जिसका दोनों पांव नहीं था, उसने माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी को चढ़ के दुनिया में इतिहास बनाने का काम किया। तो आप तो खैर उससे बढ़िया हैं, उससे तगड़े हैं, उससे सक्षम हैं। अगर आप चाहेंगे तो सोच के देखिए इस जग में आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, है कि नहीं। अरुणिमा सिन्हा का दोनों पांव नहीं था, अभी आप लोग देख रहे थे ना बच्चा लोग। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपके बहन लोग, भाई लोग जो यहाँ एक्ट आपको दिखाए, तो उसका कहानी क्या है, उससे दोनों पांव कट गया था। और वो क्या काम की, पारसनाथ पहाड़ नहीं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो होती है उसकी चढ़ाई को उसने चढ़ने का काम किया। तो आप उससे बहुत अच्छे हो, आप उससे तो कम से कम हर तरह से फिट हो, तो सोच सकते हैं उसके हौसले ने उसको कहां तक पहुंचाया। इसलिए आप जितने भी प्यारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं, एक बात हमेशा जान लीजिए, आप अगर यहां तक आए हैं तो सबसे पहले अपने आप से एक वादा करके आए हैं कि यहां से कुछ लेकर जाएंगे। ऐसे तो नहीं ना आए हैं कि भाई माता पिता ने कहा स्कूल जाना है तो अब चले आए, एडमिशन करा दिया तो हम एडमिशन करके पढ़ने चले आए। आप अपने आप से प्रॉमिस करके आए हैं, और उस प्रॉमिस को पूरा करना, उस प्रॉमिस को कैसे पूरा करना है, ये आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। और ये समय भी सही समय है, ये सही समय है, यही समय है आप अपने आप को बना सकते हैं। आप अपने आप को अपने मेहनत के बूते, अपने संघर्ष के बूते आप अपने आप को बना सकते हैं। इसलिए आप तमाम प्यारे बच्चों को हमारी शुभकामनाएं रहेंगी, और साथ ही साथ हम आपसे यही कहेंगे कि मन लगाकर आप पढ़ाई करिए और अपने माता पिता के अधूरे सपने को और आप अपने सपने पूरा करिए, क्योंकि ये समय अगर चला जाएगा तो फिर आपको बड़ा पछतावा होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि आज आप जो मौका आपको मिला है, जो मंच आपको मिला है, यदि आप कुछ करने से चूक जाते हैं तो कम से कम आप एक पीढ़ी पीछे चले जाएंगे। यदि आप कुछ करने से चूक जाते हैं तो याद रखिएगा कम से कम आप एक पीढ़ी पीछे चले जाएंगे। एक पीढ़ी का मतलब क्या है, मान के चलिए आप सोच के आए हैं कि हम पढ़ लिख के आगे जाके कुछ बनेंगे, और यदि आप बन नहीं पाते, यदि आप कर नहीं पाते हैं, तो आप उम्मीद ये करेंगे कि भाई अब ये मेरा काम मेरा बेटा या बेटी करे, तो उसमें 25 साल का इंतजार करना होगा। यदि आज आप कुछ नहीं करते हैं तो याद रखिएगा कम से कम 25 सालों का अंतर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा जहन में याद रखिएगा। इसीलिए ये जो समय आपको मिला है
कुछ बड़ा करने के लिए मिला है। आप जो अपने आप को तपा रहे हैं, आप जो तपस्या कर रहे हैं, पढ़ना, मैं मानता हूं कि जो शिक्षा ग्रहण करना किसी तपस्या से कम नहीं है। एक साधु जितना निर्जन पहाड़ों में, पर्वतों में तपस्या करता है ना, उससे ज्यादा कठिनाई होती है लगातार 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक विद्यालय में पढ़ाई करना। आसान नहीं है। मन बड़ा चंचल होता है, मन चंचल होकर कहां कहां घूमता फिरता रहता है, लेकिन आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं, एक तपस्या करते हैं, एक तप करते हैं। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आपका सफल होना क्या करता है और आपका सफल ना होना क्या करता है, इस चीज को भी आपको याद रखना होगा। एकदम पूरा 25 साल आप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आप वहां से इस बात की उम्मीद करेंगे कि भाई अगर हमने कुछ नहीं किया तो कम से कम मेरा जो बेटा या बेटी होंगे वो कुछ करेंगे। और वो समय जब तक आएगा तब तक आपको कम से कम 20 से 25 सालों का इंतजार करना होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जो मौका मिला है उस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने ना दे, इस मौके को आप बनाएं। और आप उम्र के उस पड़ाव में हैं। स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा जीवन होता है जहां अगर सकारात्मक दिशा में, अगर पॉजिटिव वे में हम लोग काम करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। वो कहते हैं ना कि आपकी सोच तय करती है कि आप क्या करेंगे। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। जो स्थान भारत में सरदार पटेल का है, भारत को एकीकृत किया था सरदार पटेल ने, वही काम नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में किया था। लेकिन एक बार की घटना है, नेपोलियन बोनापार्ट की उम्र 10 से 12 साल थी, जो आपकी उम्र है। आप भी ज्यादातर स्टूडेंट, हमारे जितने भाई बहन हैं पढ़ने वाले 10, 12, 14, 15 साल के हैं, आप ही की उम्र में थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो उनकी माँ उनको लेकर एक ज्योतिष के पास चली गई। अनुमान हमारी माँ भी हमारी बड़ी चिंता करती है, कोई पंडित के पास, कोई बाबा के पास हाथ दिखाने के लिए ले जाती है कि हाथ थोड़ा देखिए, इसके हाथ देखकर बताइए कि मेरा लड़का कैसा होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट की माँ भी उनको लेकर एक ज्योतिष के पास चली गई और बोली कि महाराज इसके हाथ को देखिए और बताइए कि मेरा जो लड़का है वो आगे चलकर कैसा होगा। ज्योतिष ने हाथ को देखा, हाथ की रेखाओं को देखा और देखने के बाद कहा इसका जो जीवन है बड़ा संकट में है, इसका जो जीवन है वो बड़ा कष्टकारी है, इसके जीवन में खूब सारी असफलताएं हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। कहा आपके हाथ की लकीरें ऐसा है, इस हाथ की लकीरों को कोई टाल नहीं सकता है, आपकी हाथ की लकीरों में ऐसा लिखा है, ऐसा ही होगा। विश्वास करिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो शुरू से चाहते थे कि हम एक सेनापति बने, एक बड़ी सेना का, वो हमेशा एक छोटा सा, हम लोग उसे नाइफ कहें, छुरी कहें, चाकू कहें, हमेशा लेकर चलते थे अपने कमर में बांधकर। उन्होंने निकाला और जरा भी देर नहीं किया, उसे अपने हाथ में रखा और एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से अपने हाथ की लकीरों को ही काटा और बोला ज्योतिष महाराज मेरे हाथ की लकीरें तो अब नहीं है, अब आप क्या कहेंगे। तो ज्योतिष ने कहा कि जिस नौजवान में, जिस लड़के या लड़की में इतना जुनून है वो कुछ भी कर सकता है, वह विधि ने जो लिखा है उसे भी टाल सकता है। लहू से बहता हुआ हाथ और कहा कि आप बताइए, आप तो कह रहे थे कि भाई हाथ की लकीरें, तो हमारा हाथ में तो लकीर ही नहीं रहा, हम तो लकीर को ही अपने से काट के साफ कर लिए। तो आप उसी उम्र में हो, इसलिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे तकदीर में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। ये कायरों की डिक्शनरी होती है, बहादुरों की डिक्शनरी नहीं है। बहादुर अगर 1% चांस भी रहता है तो वहां वो विजय हासिल करता है। और आप सभी बहादुर हो, इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे बहादुर बच्चे हैं। हमें पूर्ण आशा है यदि आप चाहेंगे अपने सपनों को साकार करेंगे, वो आपको तय करना है कि अपने सपनों को साकार कैसे करना है। चूंकि मैं मानता हूं कि आपके पास अच्छे शिक्षक है, शिक्षिकाएं, आपके माता पिता भी आपको अच्छा दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। आप अगर अपने बारे में सोचते हैं बेहतर, तभी बेहतर होगा। क्योंकि देश के महान संत विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, ए लिटिल टॉक टू हिमसेल्फ एवरी डे, अदरवाइज वी लॉस द चांस टू मीट द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आप दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए, चाहे वो आपके शिक्षक हो, आपके माता पिता हो या कोई और हो, जो आप अपने को समय दे सकते हैं वह समय आपको कोई नहीं दे सकता है। यदि आपकी माँ यहाँ बैठी है तो इस बात से आप इस बात के लिए तसल्ली नहीं रखिए कि वो मेरी माँ है, उसका समय सिर्फ मेरे लिए है। जो आपकी माँ है वो किसी की पत्नी है, जो आपकी माँ है वो किसी की बहन है, जो आपकी माँ है वो किसी की पुत्रवधू भी है।
इसलिए आपके पास अगर 24 घंटा कोई है तो केवल आप हो। आप अपने अपना आपका लक्ष्य क्या होगा, उसकी तैयारी क्या होगी, उसे आपको तैयार करना होगा। और एक बात अंत में कहेंगे, चूंकि समय काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, आपको भी जाना है, रात्रि का समय है। आप प्रयास, यूं तो दुनिया में हर एक काम आसान है, लेकिन प्रयास करिए कि आप उस चीज को अपना ड्रीम बनाएं जिसमें आपका प्रतिभा, जिसमें आपका टैलेंट है। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई प्रतिभा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका जो टैलेंट है उसे आप अपना ड्रीम बनाइए। उसमें क्या होगा कि आपके जो चांसेस है, आपके जो मौके हैं वो ज्यादा होंगे। आप मैंने सचिन का नाम लिया था, आपको याद होगा, जो आप नहीं जानते हैं कि आपके बड़े जानते हैं, आपके विशेषकर चाचा लोग जानते होंगे, आपके पिताजी लोग जानते होंगे, क्योंकि माँ लोग भी उस समय क्रिकेट की शौकीन नहीं थी। अभी उन लोग IPL आने के बाद महिला लोग थोड़ा सा क्रिकेट में रुचि रख रही हैं। तो सचिन तेंदुलकर उस समय डेनिस लिली नाम के गेंदबाज थे। भारत में उन्होंने एक गेंदबाजों का ट्रेनिंग के लिए एक सेशन चलाया था। सचिन गए कि हमको बॉलर बनना है, तो लिली साहब ने 2-4 दिन उनको प्रैक्टिस करवाया और बोला कि सचिन एक काम करो, तुम बॉलर मत बनो, तुम जाके बैटिंग में अपना कैरियर बनाओ। तुम्हारा टैलेंट बैटिंग में है, तुम्हारा ड्रीम बॉलिंग है, तुम बॉलर बनना चाहते हो, तुम्हारा ड्रीम है, अच्छी बात है, तुम्हारा सपना है गेंदबाज बनने का, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं, तुम्हारा टैलेंट बैटिंग में है, तुम बैटिंग करो और उसे अपना ड्रीम बनाओ। अगर सचिन बॉलर बन जाते जो उनका सपना था, तो हमें लगता है कि 1980-90 के दशक, सचिन ने तो खेलना शुरू किया 1990 से। उस 90 के दशक में भारत की, पूरे एशिया की सरजमी में, खासकर हिंदुस्तान की सरजमी में बहुत कम ऐसे तेज गेंदबाज थे। ऊपर से 5 फुट 2-4 इंच की हाइट थी उनकी। एक गेंदबाज के रूप में शायद सचिन उतना सफल नहीं हो पाते हैं जितना आज वो बल्लेबाज के रूप में हुए। इसका मतलब ये है कि सचिन का ड्रीम था गेंदबाज बनना, लेकिन टैलेंट था बैटिंग में। उन्होंने अपने ड्रीम को नहीं, अपने टैलेंट को, किसी ने सलाह दिया कि तुम टैलेंट को पकड़ो। ड्रीम तुम्हारा अच्छा बात है कि तुम्हारा ड्रीम है बॉलर बनना, लेकिन तुम्हारा टैलेंट है बैटिंग करना, तुम अपने टैलेंट को तैयार तराशो। और आज देखिए, हमें लगता है कि जब तक क्रिकेट रहेगा सचिन का नाम रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, उस प्रतिभा को आप तराशो और उस पर मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि उस फील्ड में आपके सामने आके कोई खड़ा ना रहे। आप इतना मेहनत करो कि उस फील्ड में आपके सामने आके कोई खड़ा ना रहे। आप इतना मेहनत करो, चाहे कोई भी सेक्टर रहे। मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप 6 घंटा पढ़ने में समय दे रहे हो, तो कम से कम आपको इस पढ़ाई के क्षेत्र का एक्सपर्ट होना चाहिए। यदि किसी को 6 घंटा पेंटिंग में समय लगता है कि मुझे पेंटिंग अच्छा लगता है, तुम 6 घंटा पेंटिंग में दो, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम रांची जिला में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा पेंटर ना हो। तुम्हें अगर दौड़ना अच्छा लगता है, तुम दौड़ो, रोज सुबह दौड़ो, 6 घंटा दौड़ो, लेकिन शर्त है रांची में तुम्हारे जैसा दूसरा दौड़ने वाला नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें तैरना अच्छा लगता है, तुम तैरो। यदि तुम्हें तैरना अच्छा लगता है, तुम तैरो, लेकिन 6 घंटा से 10-7 घंटा 5 घंटा तैरो, लेकिन शर्त यह है कि इस जिले में, इस राज्य में तुमसे बेहतर कोई तैराक नहीं होना चाहिए। हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में कैरियर है। जो आपके सपने हो सकते हैं उनमें आप मेहनत करो, लेकिन शर्त यह है कि आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बन के बाहर आना होगा। आपको पहाड़ चढ़ने का मन करता है, आप रोज चढ़ो, किसने मना किया है? 6 घंटा पढ़ते हो, 6 घंटा पहाड़ चढ़ो, लेकिन शर्त यह है कि आपसे बेहतर कोई माउंटेनर नहीं होना चाहिए इस जिले में। और निमा सिन्हा कौन थी? पहाड़ चढ़ने वाली थी ना। आपको पहाड़ चढ़ने का मन करता है, पहाड़ चढ़ो, लेकिन लगातार अभ्यास करो। और अगर अभ्यास की बात करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये सवाल याद नहीं हो रहा है, 4 बार याद कर लिए, ये फॉर्मूला नहीं हम बना पा रहे, इस फॉर्मूले को भी हम 2 दिन ट्राई कर लिए, ये कविता मुझे स्कूल में याद करने के लिए सर ने दिया है, होमवर्क ये मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने 2 दिन ट्राई किया, ये सवाल मुझसे नहीं बन रहा है, तो याद रखिएगा, यूसेन बोल्ट का नाम उस समय याद करिएगा। यदि आप 1 दिन 2 दिन में अपने सवालों से भागने लगते हैं, आपको जो आपके टीचर ने टास्क दिया है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो या साइंस का हो या सोशल साइंस का हो या हिंदी इंग्लिश की कहानियां हो या किताब की कविताएं हो,
यदि आपको एक दिन, 2 दिन, 2-4 प्रयासों में ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है, तो आप यूसेन बोल्ट को याद करिएगा। उस शख्स ने मात्र 9 सेकंड दौड़ने के लिए प्रैक्टिस किया था, मात्र 9 सेकंड। अभी 4 साल बाद, 4 साल में एक बार यूसेन बोल्ट को 4 साल में एक बार दौड़ना है और प्रैक्टिस रोज। अभी कितना दौड़ना है? मात्र 9 सेकंड। आप सोच के देखिए, मात्र 9 सेकंड। बोल्ट को मात्र 9 सेकंड दौड़ना था और उसके लिए कितनी प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस, मात्र 9 सेकंड के लिए। 100 मीटर की दौड़ कितने में? 9 कुछ सेकंड था यूसेन बोल्ट का, तो मात्र 9 सेकंड ही उसको दौड़ना था। 9 सेकंड हम अपना नाम लेंगे और 9 सेकंड खत्म हो जाएगा। आपका जो भी नाम है उस नाम को पूरा लेंगे, 9 सेकंड खत्म हो जाएगा। और उतना सोच के देखिए वो मेंटली कितना प्रिपेयर्ड है, मानसिक रूप से उन्होंने कैसी तैयारी किया था कि मात्र 9 सेकंड दौड़ने के लिए वह 4-4 साल तक प्रैक्टिस करते थे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारे बाधाएं आएंगे, उन बाधाओं से हारना नहीं है, उन्हें जवाब देना है, उन चुनौतियों का सामना करना है और उन्हें जवाब देना है कि आपकी इच्छा शक्ति के सामने आपकी मुश्किलें बहुत छोटी हैं और आपकी जो इच्छा शक्ति है आपकी मुश्किलों से बहुत बड़ी है, ये आपको बताना होगा। पुनः इस विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ने आए हैं उनको हमारी खूब सारी शुभकामनाएं। आप लोग मन लगाकर पढ़िए और इस क्षेत्र में, इस जग में अपना रोशन नाम करिए। हमारी शुभकामनाएं, केवल शुभकामनाएं नहीं, कभी आपको मेरी जरूरत लगे, क्योंकि मैं इस राज्य का एक जनप्रतिनिधि हूं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनप्रतिनिधि राज्य के, देश के संचालन में, विधि व्यवस्था के निर्माण में भूमिका का निर्माण करते हैं। अतः मैं आपका जनता का प्रतिनिधि हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं। अतः आपको कभी मेरी जरूरत लगे तो बेहिचक आप मुझे याद कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो पहला लक्ष्य है वह शिक्षा पर है। बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। आज मुझे विनोद बाबू की एक लाइन याद आती है, क्योंकि आप शायद बच्चे हैं, विनोद बाबू को आप जानेंगे, आपके माता पिता आपको बताएंगे उनकी कहानी। विनोद बाबू हमेशा कहते थे कि झारखंड राज्य तो हम लोग ले लेंगे, झारखंड राज्य आज अलग करे, कल अलग करे, अलग होगा। वो 1980 में अलग हो, 1990 में हो, 2000 में हो या 2020 में अलग हो या 2040 में अलग हो, झारखंड राज्य एक दिन जरूर अलग होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इसे चलाएगा कौन? विनोद बाबू हमेशा अपने सहयोगी के साथ, उनके सहयोगी कौन? अभी हेमंत सोरेन के पिताजी, हालांकि जूनियर, लेकिन उनके सहयोगी कहें शिबू सोरेन, निर्मल महतो, कॉमरेड ए.के. राय, अपने सहयोगी से हमेशा विनोद बाबू कहते थे कि झारखंड राज्य तो हम लोग ले लेंगे, आज ले, कल ले, परसों ले, राज्य तो ले लेंगे, इसे चलाएगा कौन? चलाने का मतलब था, उनको भी चिंता थी कि हमारे राज्य के नौजवान पढ़े लिखे कम हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में, बड़े उच्च शिक्षाओं में उनकी भागीदारी बहुत कम है। आज भी अगर हम राज्य को तो ले लेंगे, लेकिन अधिकारी बनेंगे पटना के लोग, कलकत्ता के लोग, हैदराबाद के लोग, गुजरात से आए हुए लोग, तो अपने अनुसार राज्य को चलाएंगे। यदि झारखंड को झारखंडियों के अनुसार चलाना है तो आपको पढ़ लिख कर उन जगहों में भी आना होगा जिन जगहों से कार्यपालिका संचालित होती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका झारखंड आगे बढ़े तो आपको भी आगे बढ़ना होगा और आपको उन जगहों में आना होगा जिन जगहों से इस राज्य के संचालन में एक भूमिका का निर्वहन होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारी शुभकामनाओं के साथ आप इस बात को एकदम ध्येय, एक संकल्प ले लें, एक प्रण ले लें और आज महज एक कार्यक्रम नहीं, इन कार्यक्रमों को आप एक संकल्प के रूप में लीजिए, आप एक प्रण के रूप में लीजिए कि आपको बेहतर करना है। और छोटा बच्चा लोग, आप लोग को भूख लग गया है क्या? हाँ, खा के नहीं आए हैं? टिफिन लाए थे? अच्छा, आप लोग पढ़ाई लिखाई ठीक से करते हैं ना? अच्छा, एक बात आपसे पूछे, आपके स्कूल में तो सरस्वती पूजा हुआ होगा? उस दिन आपको जब आप घर से आ रहे थे तो मन लग रहा था ना? पूरा मन लग रहा था? आपके स्कूल में 26 जनवरी में झंडा फहराया गया था, उस दिन भी जब आप स्कूल आ रहे थे तो पूरा मन लग रहा था ना? लग रहा था ना? फिर 15 अगस्त होगा, उस दिन भी झंडा फहराया जाएगा।
उस दिन भी आपको मन लगता है ना? नया कपड़ा, नए जूते, पूरा हंसते हुए घर से आते हैं ना? तो बाकी दिन का है नहीं? क्या हो गया, आप चुप हो गए? बाकी दिन का है नहीं? देखिए अभी वो रो रहा था, किधर गया? इधर गया, उसको बुलाओ इधर। हाँ इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो, देखिए इसके चेहरे को देखो, तुम ही लोग का दोस्त है। बताओ, देखो देखो, ऐसा लग रहा है पूरा परिवार का जिम्मेदारी इसी को है। घर चलना इसी घर है, क्या कहना है? घर का याद आ रहा था। देख ले, घर का याद आ रहा है। वही हम बोले ना कि आप लोग को मन लगता है, सरस्वती पूजा स्कूल में है, एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के चलिए, सरस्वती पूजा है। अरे 26 जनवरी है, चलिए 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, एनुअल दिन भी आज ठीक ठाक अब आए हैं कि भैया लोग डांस करेंगे, दीदी लोग गीत गाएगी, आज भी आप लोग मन लगा के आए हैं। बाकी दिन देखिए आदे, अरे ऐसे कांदले ना है तो रे बोका, बताओ ऐसे कांदले भतो तो ही बताओ, एकदम नहीं कांदे ना। अरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपके माता पिता आपको बताए होंगे, एक छात्र यानी पढ़ने वाला, उसका क्या लक्षण होता है? काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा अल्पहारम गृह त्यागम। आपके माता पिता बताए कि नहीं? काक चेष्टा यानी कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवा को कभी देखे अपने रोटी की जब तलाश करता है कितना एकाग्र होके होता है? बगुले का ध्यान आप देखे, तालाब में बगुला कैसा खड़ा होता है? एकदम एक पांव में ऐसे करके खड़ा होता है, एकदम तुरंत मछली को पकड़ता है, उड़ जाता है। आप स्वान माने कुत्ता होता है, कभी कुत्ते के पास आप गए हैं? वो कभी सोता नहीं है, आप जैसे जाएगा उसका कान खड़ा होता है। यानी काक चेष्टा यानी कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बक यानी बगुला, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, एकदम ध्यान लगा के मछली पे नजर कराता है, तुरंत मारता है चोंच और लेके उड़ जाता है। और स्वान निंद्रा, स्वान माने क्या होता है? कुत्ता होता है। कुत्ता को कभी सोते हुए आप नहीं देखेंगे, आप कभी 2 बजे रात को जाइए, कुत्ता कान खड़ा मिलेगा। और फिर क्या कहते हैं? अल्पहार, अल्पहार माने आधा खाना। स्टूडेंट को कभी भरपेट नहीं खाना चाहिए। अभी तुम लोग बोल रहा था भूख लगा है, ठीक है भूख लगा है, हम भी जान रहे हैं, तो स्टूडेंट को भरपेट कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नींद लग जाएगा, और नींद लगेगा तो पढ़ाई कौन करेगा? और लास्ट में क्या बोला गया है? गृह त्यागम। गृह माने क्या होता है बाबू लोग? घर, और त्याग माने छोड़ देना। तो जो बच्चे घर छोड़ेंगे, घर छोड़ना यानी माता पिता को छोड़ना। अरे आपके माता पिता भी नहीं चाहते हैं कि अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से बाहर भेजें, लेकिन उनका सपना भी तो पूरा करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है। तो करना है, तो रोने से सपना पूरा होगा? तो पेरेंट्स बहुत दिन के बाद आते हैं तो याद आता है। अच्छा, इनके पेरेंट्स जो भी हैं थोड़ा सा इनका फोन कीजिएगा। अरे आएंगे, बराबर आएंगे। और सर लोग हैं ना? हाँ सर लोग हैं। तो स्टूडेंट का क्या लक्षण होता है? आप लोग क्या सुने, क्या सीखे? काक चेष्टा यानी कौवे जैसी चेष्टा, बको ध्यानम यानी बगुले जैसा ध्यान, स्वान निंद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद, अल्पहारम आधा खाना, गृह त्यागम घर को छोड़ना। तो बाबू लोग, ये 5 लक्षण होता है पढ़ने वाले बच्चों का। आप इनमें से बताइए किन के पास ये लक्षण है? हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग तो सब हॉस्टल के बच्चे हैं, फिर तो हाथ खड़ा कीजिए। इधर वाले नहीं है क्या? हाँ इधर वाले। तो ये लक्षण होना चाहिए स्टूडेंट का, ठीक है? और एकदम आप नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे, ठीक है? एकदम नहीं रोना है। आपके माता पिता बहुत उम्मीद के साथ यहाँ भेजे हैं कि नहीं? आप घर में जाके देखिएगा, आपके पिताजी साल भर से अपना धोती नहीं लिए हैं, अपने साल भर से अपना लुंगी नहीं ली, अपना कमीज नहीं ली है, आपकी माँ साल भर से नया साड़ी नहीं खरीदी है, लेकिन जब आपको जैसा जरूरत होता है आपको पहुंचाती है कि नहीं पहुंचाती है? यस या नो? यस या नो? तो प्यारे बच्चों, क्यों? इसलिए कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो क्या आप उनके सपनों को पूरा करेंगे? यस या नो? यस। गुड।
और एक बात, अच्छा ठीक है, अभी आप हॉस्टल में रहते हैं, कभी आप घर तो जाते हैं, होली में जाएंगे, 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह छुट्टी रहता है, कभी आपने देखा है, होली छोड़ी, होली तो गर्मी का दिन है, अभी आप ठंडा में घर गए थे? अच्छा, आप कितने बजे रात को सोए होंगे घर में? कितने बजे? 8 बजे? 8 बजे सो गए? 9, 10 बजे। आपकी माँ कै बजे सोई होगी? आपके सोने के 1-2 घंटा बाद। सही की गलत? सही ना? आप बताइए, सबसे पहले सो के उठी कौन होगी? आपके मम्मी या आप? कौन? मम्मी। कै बजे? शायद 5 बजे, पूरा ठंडा ठंडा में 4 बजे। अरे आपकी माँ 4 बजे उठ गई? 4 बजे उठ के पहला काम क्या किया होगा घर में? आपकी माँ की कर, आपकी माँ सुबह जब 4-5 बजे उठती है तो क्या करती है? झाड़ू। देखिए, हम इसको नहीं बोले हैं, इसको जानते भी नहीं है भाई। सबसे पहला काम झाड़ू पकड़ती है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपकी माँ, आप फोन करके पूछिएगा कि 4 बजे जो सुबह सो के उठती है और उठ के जो पहले झाड़ू पकड़ती है, तो क्या आपकी माँ चाहती है उनके बच्चे झाड़ू पकड़े? नहीं चाहती है। आपकी माँ आज एक प्रण ली है, आपकी माँ ने एक वचन लिया है, एक कसम खाया है कि आज दिसंबर के ठंडा में, जनवरी के ठंडा में आपकी माँ 4 बजे 5 बजे सो के उठती है, हाथों में झाड़ू पकड़ती है। आप झाड़ू ना पकड़े, आप कलम पकड़े और ऑफिस में बैठ के अपना काम करें, इसलिए समझे? आज आपकी माँ इसलिए सुबह उठ के झाड़ू पकड़ती है, इसलिए बर्तन मांजती है, इसलिए चूल्हा फूकती है कि आप कलम पकड़ेंगे और आप ऑफिस में बैठेंगे और कार्यालय का काम करेंगे, इसीलिए ना। आप झाड़ू पकड़ेंगे इसलिए आपकी माँ झाड़ू नहीं ना पकड़ती है। आप आगे जाके कहीं बर्तन मांजेंगे इसलिए आपकी माँ बर्तन नहीं ना 4 बजे उठ के मांजती है। वह जानती है कि हम तो दुख है ही हमको, लेकिन मेरे बच्चे दुखी ना हो, इसलिए आपकी माँ, आपने बताया भाई क्या नाम है आपका? त्रिश दिवाकर। ग्रीस, 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 त्रिश, ग्रीस, ग्रीस दिवाकर आपने बताया। और शायद यहाँ बैठे हुए बहुत सारे बच्चे, हमें लगता है अधिकांश बच्चों की माँ हाउस वाइफ है ना, जो सुबह 4 बजे 5 बजे उठती हैं और घर का काम करती है। इसलिए करती है कि आपके हाथ में झाड़ू नहीं, आपके हाथ में कलम हो, आप शिक्षक बने, आप डॉक्टर बने, आप वकील बने, आप सीओ बने, आप बीडीओ बने, आप दरोगा बने और इस देश को, इस राज्य को चलाए। इसलिए आज आपकी माँ इतना मेहनत कर रही है। आप बताइए आपको क्या करना है? अब आप बताइए क्या करना है आपको? आपके माता पिता के सपनों को पूरा करना है या छोड़ देना है? क्या करना है? आवाज नहीं आ रही है प्यारे बच्चों, आप भूखे हो गए लग रहा है आप भूखे हैं, आवाज नहीं आ रही है। पूरा करना है, पूरा करना है ना? पक्का? चलिए ठीक है, चलिए, हमें लगता है आपके अंदर आग है और उस आग से जो चिंगारी निकलेगी वह किसी को जलाएगी नहीं, वह रोशन करने का काम करेगी। आप सभी के अंदर आग है, वो आग चिंगारी बन के बाहर आएगी और वो दुनिया को जलाएगी नहीं, दुनिया को रोशनी देने का काम करेगी, मुझे ये विश्वास है। और साथ ही साथ अभी 10वीं की परीक्षा है, जितने भी बच्चे 10वीं की परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। वो मन लगाकर पढ़ें। 10वीं कह सकते हैं कि आपका जो है वो पहली सीढ़ी है। जब आप इतनी जिस मजबूती के साथ इस सीढ़ी में अपना शुरुआत करेंगे। अच्छा ठीक है, 10वीं क्लास के जितने बच्चे आप लोग आ जाइए, आपके साथ एक लाइव चलो, फोटो सेशन भी हो जाएगा। लाइव चलो, लाइव चलो। अच्छा, खाली क्लास 10 वाले आएंगे? हाँ, उसके बाद अभी हमारा विधानसभा रांची में चलेगा, बाकी दिन आके बाकी लोग से मिल लेंगे हम।
12 वाले भी, अच्छा 12 वाले भी एग्जाम देंगे, 12 वाले भी, इंटर, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों फैकल्टी के। देखिए आप कितने खुशनसीब हैं कि 10, 12 के साथ आपको यहाँ रखे हैं। आप देखिए इस मान सम्मान का बेकार नहीं करिएगा दिवाकर जी। सर देख रहे ना, सभी सीनियर के साथ आपको यहाँ रखे हैं मंच में, ठीक है ना। और दिवाकर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? दिवाकर मतलब सूर्य होता है, और सूर्य दुनिया को रोशन करता है। तो आपके माता पिता ने यदि आपका नाम दिवाकर दिया है, इसलिए दिया है कि आपको रोशन करना है। और रोशन कैसे करेंगे? जब आप पढ़ेंगे। गुड, शाबाश। ठीक है आप दिवाकर, ठीक है, ठीक है दिवाकर जी, अंदर से एनर्जी है ना? यस सर। आप रोने का मन नहीं ना है? नो सर। गुड। तो पुनः प्यारे बच्चों, विशेषकर जितने मेरे छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन, आप लोग मन लगा के पढ़िए। हमारी ढेरों शुभकामनाएं, और 10वीं और 12वीं के सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी माता पिता जो आए हैं उनको भी शुभकामनाएं। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। जितने भी अतिथिगण आए हैं, आप इस विद्यालय के देख रेख में, दिशा निर्देश में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। और विद्यालय परिवार के प्राचार्य समेत, प्रधानाध्यापक समेत जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सहयोगी हैं, स्टाफ है, उन सभी को शुभकामनाएं। उनको मेरा अभिनंदन कि आप इन ये बच्चे जो आपके विद्यालय में हैं, ये कल के भविष्य हैं, इन्हें आप तराशें, इन्हें तैयार करें। हमारी शुभकामनाएं। मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर रोने का नहीं देना चाहिए। दो